हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्स फैक्टर एजुकेशन में। दोस्तों, आज का हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट साइंस रेलवे ग्रुप डी 19/9/2018 शिफ्ट फर्स्ट 7, ये 7 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है रेलवे ग्रुप डी के नाम से, साइंस के नाम से। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। चलिए करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवाज सारणी में से मैं एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। कौन सा इनमें से ऐसा तत्व है जो मेंडलीव ने जो आवाज सारणी दी थी उसमें उसका फिक्स स्थान नहीं था? तो ये था आपका हाइड्रोजन, क्योंकि इसको हाइड्रोजन को फर्स्ट ग्रुप में भी रखा गया और हेलोजन ग्रुप दोनों में रखा गया था। ठीक है, इसलिए। और जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी ना, उसमें वर्ग कितने थे? 9 वर्ग थे और 7 आवर्त थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है। तो क्षार इवेंट बताना है जो प्रोटीन संश्लेषण में उससे में निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। आरएनए प्रति, डीएनए प्रति, डीएनए और आरएनए प्रति, या एमआरएनए प्रति। तो इसमें क्षार इवेंट से ये एक, इसको बोलते हैं एमआरएनए। यहाँ पे एम का मतलब है मैसेंजर आरएनए। ये क्या करता है कि डीएनए से जीन जो होते हैं उसको ले जाता है। तो जी ये मैसेंजर मतलब मैसेज को कैरी करना, तो जीन से इसमें होते हैं, जीन को कैरी करता है। ठीक है, जीन से एमआरएनए बनता है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये प्रोसेस जो है इसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और जब हमारा एमआरएनए से प्रोटीन जो बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो इस प्रोसेस को भी ध्यान रखना है, इसको भी पूछता है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। प्रोटीन सिंथेसिस जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का बनना, ये हमारे राइबोसोम के अंदर होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर एक ऑर्गेनिज होता है, सेल ऑर्गेनिज, उसमें राइबोसोम के अंदर प्रोटीन बनता है, उसको बोलते हैं राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री। तो इसे भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है? नहीं है, ऑक्सीकृत नहीं होता है। मिश्र धातु, अर्धचालक, सुचालक या कुचालक। तो देखिए, जो मिश्र धातुएं होती हैं वो आसानी से पिघलती नहीं है, ऑक्सीकृत नहीं होती हैं। ठीक है, और ये इनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर अर्धचालक को, सेमीकंडक्टर। इनका इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत यूज किया जाता है। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स की जैसे टीवी, रेडियो, इनमें यूज किया जाता है। इसमें सेमीकंडक्टर कौन है? जर्मेनियम, सिलिकॉन और आर्सेनिक, ये सेमीकंडक्टर होते हैं। कुचालक जो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो नहीं होती है, जिसमें लाइट फ्लो नहीं और बिजली फ्लो नहीं होती है, उसको बोलते हैं कुचालक। सुचालक कंडक्टर होते हैं, इसको इसमें लाइट फ्लो हो सकती है, ठीक होती है। चौथा प्रश्न, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें डैश कहा जाता है? तो अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम है, गंध का मतलब होता है खुशबू, सुगंध। ठीक है ना। तो घ्राण यानी ऑल फैक्ट्री सूचक, संश्लेषित सिंथेटिक सूचक, प्राकृतिक सूचक या अम्ल क्षार सूचक। तो घ्राण ये ऑल फैक्ट्री सूचक है, इसको इनकी जो सूंघने से पता चल जाएगा कि कौन अम्ल है और कौन क्षारीय है। ठीक है, माध्यम में इससे। तो ये होता प्राकृतिक जो होता है हमारा लाइकेन जो होता है। ठीक है ना, लाइकेन ये सिंथेटिक सूचक है। लाइकेन से लिटमस पेपर निकाला जाता है, लिटमस। तो ये लिटमस पेपर लाइकेन से निकालते हैं, ये कैसा है? प्राकृतिक सूचक है, इसको ध्यान रखना है, लिटमस पेपर। अम्ल क्षार सूचक और सिंथेटिक भी होते हैं जो कि बनाए जाते हैं। ठीक, और अम्ल क्षार सूचक ये भी होते हैं जिनका सेवन से पीएच वैल्यू कम होती है उनको बोलते हैं अम्ल, और 7 से ज़्यादा होती है उनको बोलते हैं क्षार। अगला पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? शीर्षस्थ विभज्य ऊतक, जाइलम, कोलिंकामा, कैम्बियम। ठीक,
देखो ये सारे ही नाम इंग्लिश के हैं, हिंदी में लिख रखे हैं, तो तुमको इंग्लिश भी आनी चाहिए साइंस में, ये बस हिंदी का है। ठीक है, तो देखिए सरल स्थायी ऊतक ये जाइलम जो है ये नहीं है, बाकी ये सरल स्थायी ऊतक ही है। ठीक है, और ये इसको क्या बोलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब जटिल। तो एक जाइलम होता है, एक होता है फ्लोएम। एक फ्लोएम होता है, एक जाइलम होता है। ये खाने का फूड को यानी खाने को पहुंचाने का काम करता है विभिन्न पार्ट में पौधे के, और ये जाइलम पानी ले जाने का काम करता है, सभी भागों में पानी पहुंचाता है पौधे के। छठवां क्वेश्चन, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा? त्वरण बताना है। 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए त्वरण का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना है, ये इक्वल टू होता है b माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्थिर अवस्था से चलना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, स्थिर अवस्था का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u है, ये फाइनल वेलोसिटी है, नहीं आरंभिक चाल और अंतिम चाल। तो b हमारा है, ये अंतिम चाल है 5 माइनस 0, u स्थिर अवस्था में u 0 रहता है, t दे दिया है 2 सेकंड। ठीक है, ये निकालना है, तो 5 का आधा 2.5 मीटर पर सेकंड। ठीक, और जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है त्वरण की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सब में लगा हुआ है, इसका आंसर ये। अगला 7वां, विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला फंगी, दूसरा प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा, या ये एनिमेलिया। एनिमेलिया लिखा है, गलत है, ये एनिमेलिया होता है। ठीक है, तो इसमें जो शामिल नहीं है वो प्रोटोजोआ नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रोटोजोआ जो प्रोटिस्टा के अंदर आते हैं। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, पहला दिया था मोनेरा। ठीक है, मोनेरा इंग्लिश आपको आनी चाहिए, इसको मोनेरा ऐसे, ये सब इंग्लिश के ही है, प्रोटोजोआ भी इंग्लिश का है, फंगी है, प्रोटिस्टा, ये सब इंग्लिश में ही लिखे हुए हैं। मतलब जैसे मैं इसको मोनेरा लिख दूं ऐसे हिंदी में, तो ऐसे ही लिखे हुए सब इंग्लिश के टर्म है, तो इंग्लिश का टर्म आपको आना चाहिए। मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, इसको प्रोटिस्टा को आप लिख सकते हो यहाँ पे ऐसे, तो ये प्रोटिस्टा बस इसको देता है वो। तीसरा है, ठीक है, तीसरा है फंगी, FUNGI, फंगी, इसको कवक बोलते हैं, कवक हिंदी में। जबकि इसने देखो, इसने खुद ही इंग्लिश में लिख रखा, कवक नहीं लिख रखा है, तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए। उसके बाद आता है प्लांटी, प्लांटी मतलब पादप जगत, और 5वां होता है एनिमेलिया। इसने एनिमेलिया लिखा है, यही है एनिमेलिया, यानी कि इसको बोलते हैं जंतु जगत। ठीक है, जंतु जगत, ये 5 थे। इस प्रोटिस्टा के अंदर आता है ये प्रोटोजोआ। और प्रोटिस्टा जगत में क्या होता है इसमें तो सभी बैक्टीरिया होते हैं, और इसमें सभी क्या होते हैं, प्रोटोजोआ और जो शैवाल होते हैं ना, वो सब आते हैं। ठीक, अगला 8वां क्वेश्चन, एक 10 kg की वस्तु 5 मीटर पर सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश होगी। तो गतिज ऊर्जा बतानी है वस्तु की, 2 जूल, 5 जूल, 25 जूल, 125 जूल। 10 kg, देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। m यहाँ पे मास है, मास दिया 10 kg। ठीक है, b वेलोसिटी है 5 मीटर, इसका स्क्वायर करो 25 और डिवाइड बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 25 का 10 से गुणा करो 250/2, यानी कि 125 जूल। कार्य की जो ऊर्जा की, हीट की कार्य की जो यूनिट जूल होती है, तो ये 125। ठीक, अगला 9वां, विसरण के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है? विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो, तो ये सही है। लगातार गति करते रहेंगे तभी विसरण हो सकता है। गैसों के विसरण की ठोस दर ठोस और द्रव की तुलना में गैसों में अधिक होती है, तो गैस ज़्यादा चल सकती हैं ठोस और द्रव की अपेक्षा, इसलिए विसरण इनमें होता है। गैसों के विसरण की दर
आयतन पर निर्भर करती है, तो आयतन पर निर्भर नहीं करती है, ये गलत हो जाएगा। विसरण में कण उच्च सांद्रता के से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं, ये सही है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में जाते हैं, ये इसका थर्ड वाला गलत है, आयतन पर निर्भर नहीं करती है। 10वां, मुक्त रूप से गिरना केवल डैश में संभव है, वातावरण, वायु, समुद्र या निर्वात। मुक्त रूप से कोई वस्तु गिरती है तो उस पर एक बल कार्य करता है, तो वो होता है mg, भार के बराबर एक बल लगता है, ये भार का भी फॉर्मूला है और भार को ही हम बल कहते हैं, तो बल के बराबर भार लगता है, ठीक है। तो ये निर्वात में संभव है मुक्त रूप से, क्योंकि निर्वात में, ठीक है ना, कोई अवरोध नहीं होता है, हवा में भी एयर जो है हमारा विरोध करती है, ठीक है, गिरने का, इसलिए। और 11वां, शक्ति को किस रूप में व्याख्यात किया जाता है, भार बढ़ाने के लिए आरोपित बल, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा रूपांतरण की दर, 1 मिनट में किया गया कार्य, ऊर्जा स्थानांतरण में किया गया कार्य। तो देखिए पावर क्या होती है, P इक्वल टू होता है W अपॉन टी, यानी कार्य करने की दर, जो वर्क है ये टाइम है, तो टाइम जब विद रेस्पेक्ट टू टाइम लगता है तो दर बोलते हैं उसको। दूसरा, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर, ठीक है। तो कार्य की मात्रक और ऊर्जा का मात्रक सेम जूल होता है, तो इसको जूल पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई, इसी को हम बोलते हैं वाट, जूल पर सेकंड को, ठीक है। अब देखो 1 हॉर्स पावर, इसको भी ध्यान रखना, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। ये जो भारी मशीनें होती हैं उनको हम HP में हॉर्स पावर में नापते हैं, उनकी शक्ति को, ठीक है। 12वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है ये बताना है। क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। देखिए प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन क्या होता है कि हमें क्या क्या चाहिए, एक तो चाहिए हमें CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए, इसके 6 मॉलिक्यूल होते हैं, और 12 मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन के H2O, ठीक है, 12 मॉलिक्यूल पानी के, पानी है ये। इसकी जब रिएक्शन होगी तो इसके लिए क्या क्या चाहिए, एक तो क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, CO2 मैंने बता दिया ये चाहिए, तो ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। इसको पूरा देख लीजिए, इसके ग्लूकोज के 6 अणु होते हैं, C6H12O6, ठीक है। तो और इसमें पानी H2O के 6 मॉलिक्यूल बनते हैं, और हमारा O2 इसमें बनता है, 6 मॉलिक्यूल O2 के बनते हैं, ठीक है, ये है। तो 6 पार्ट पानी और 6 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनता है, ग्लूकोज, यानी खाना बनाने का काम होता है, पौधे बनाते हैं इसको, ये पौधे के अंदर होता है। तो क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों चाहिए, ये जरूरत नहीं है। अगला देखिए 13वां, टंगस्टन का गलनांक डैश होता है, 3380 डिग्री सेंटीग्रेड, 3308 डिग्री सेंटीग्रेड, 383 डिग्री सेंटीग्रेड, 3830 डिग्री सेंटीग्रेड। टंगस्टन का ये होता है 3880 टंगस्टन, ठीक है। टंगस्टन का जो सिंबल होता है W होता है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 74, इसको ध्यान रखना। अगला 14वां प्रश्न, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणुओं की कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो डैश का निर्माण करती हैं। तो जब लैंगिक जनन होता है यानी रिप्रोडक्शन, तो उसमें क्या बनता है बताना है, युग्मनज, कली, फल, बीजाणु। तो देखिए युग्मनज इसमें बनता है, ठीक है, इसको बोलते हैं जाइगोट बोलते हैं, इंग्लिश में भी ध्यान रखना है जाइगोट, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश के टर्म बहुत पूछे जाते हैं। देखिए ये बनता कैसे है, मेल के और फीमेल के गैमीट होते हैं, ठीक है, जब गैमीट आपस में मिलते हैं तब हमारा ये युग्मनज यानी जाइगोट बनता है, ठीक है। जाइगोट के बाद फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनता है। अगला 15वां प्रश्न, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। तो जितनी भी धातु हैं वो पानी के साथ रिएक्शन करेंगी तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। कैसे, देखो रिएक्शन से बता देता हूँ, Na सोडियम, और ये पानी से हम इसको रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये बन जाएगा NaOH प्लस H2, ये गैस है, ये गैस बाहर निकल जाती है तो हाइड्रोजन बनती है। 16वां, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है, तो बल गुणा विस्थापन, देखो W इक्वल टू होता है F/S, बल गुणा विस्थापन दूरी, ये ठीक है। तो कौन है इसमें, भार, त्वरण, कार्य या संवेग, तो ये क्या है, वर्क होता है, ये वर्क का है,
त्वरण का फॉर्मूला अभी बताया था, बी माइनस यू अपॉन टी, ये त्वरण का होता है। भार के बराबर बल लगता है तो जो बल का होता है वही भार का फॉर्मूला होता है, ये होता है एम जी, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। और संवेग का फॉर्मूला होता है पी इक्वल टू एम बी, यानी मास इंटू वेलोसिटी, ये संवेग होता है। 17वां प्रश्न, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? अपचयन, अम्ल वर्षा, ऑक्सीकरण, संक्षारण। तो इसमें ये संक्षारण है, ठीक है, जो एसिड और नमी को पाके उसका क्षय होने लग जाता है। अम्ल वर्षा जो होती है हमारे SO2 और NO2, ये जो होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो इनके द्वारा अम्ल वर्षा होती है, क्योंकि ये जो होते हैं और एनवायरमेंट में प्रेजेंट रहते हैं, ये पानी के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। तो जब पानी के साथ ये मिलेंगे तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ये नाइट्रिक एसिड, तो एसिड वर्षा होती है, अम्ल वर्षा। ठीक, अपचयन होता है ऑक्सीजन का निकलना, अपचयन होता है किसी भी रिएक्शन में एसिड O2 का बाहर निकलना अपचयन होता है, और O2 का मिलना ये ऑक्सीडेशन होता है। 18वां, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? लेड, पारा, टंगस्टन, ब्रोमीन। कक्षीय अवस्था, कक्ष मतलब यहाँ पे होता है कि ये कमरा, कक्ष का मतलब यहाँ कमरा है, उन्होंने अलग तरीके से लिख रखा है। तो कमरे के तापमान पे, यानी कि कमरे तापमान कितना होता है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर बताना है। तो ये ब्रोमीन, जो ब्रोमीन ठीक है ना, अधातु है ये, तो ये जो है कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहती है। लेड का सिंबल होता है, इसको Pb बोलते हैं। पारा Hg, इसका होता है W। 19वां, ऑक्टेव्स का न्यूलैंड्स सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है? कैल्शियम, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम। तो न्यूलैंड्स का ऑक्टेट्स नेम था, ये कैल्शियम तक ही लागू होता है। इसमें क्या था कि 8-8 के ग्रुप बनाए गए थे, यानी फर्स्ट जो एलिमेंट था और 8वां एलिमेंट था उसके गुणधर्म समान मिलते थे, तो ऑक्टेव्स बोलते हैं इसको। प्रश्न 20वां, द्रव्यमान 400 किलोग्राम की बंदूक के संवेग की गणना करें जब इसके प्रतिघात का वेग 0.25 मीटर पर सेकंड होता है। 100 kg मीटर पर सेकंड, 100 kg मीटर पर सेकंड, ये अच्छा 100 के मीटर पर सेकंड, ये kg है इसमें, 100 kg मीटर पर सेकंड इसका, और 100 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड स्क्वायर। इसमें से बता देखो, संवेग का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू एम बी, ये इससे निकलेगा। इसमें देखो वेट भी दे रखा है 400 और वेग 0.25, वेग भी दे रखा है उसी का बंदूक का। इसको मल्टीप्लाई करोगे 25 चौके 100, 20, ये पॉइंट का 2 नंबर है, यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, 100 आ गया, ठीक है ना। तो ये किस में आएगा, केजी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये है पहला। दूसरा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 21वां, एक वस्तु को अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि होगी आभासी उल्टी, आभासी सीधी, वास्तविक सीधी और वास्तविक उल्टी, इन चारों में से देखना है। अवतल दर्पण हमारा, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनकेव, तो ये अवतल दर्पण होता है, और ये प्रिंसिपल एक्सेस होती है, यहाँ पे पोल होता है, ठीक है ना, एक फोकस और ये मान लीजिए। तो इसमें जो है कहाँ कहाँ रखी वस्तु, फोकस और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र मतलब सी होता है, ये फोकस होता है, इन दोनों के बीच रखी है। तो इन दोनों के बीच रखी जाएगी, तो पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करोगे ऐसे, तो फोकस से जाती है ऐसे, और एक पोल से डालोगे तो वो उसी एंगल से रिटर्न हो जाती है। तो ये कहाँ पे कट करती हैं, तो ये इस बहुत दूर जाके कट करेंगी, ठीक है ना। तो एक कैसा होता है, वास्तविक, वास्तविक और उल्टा बनता है इसमें, ठीक है ना, चौथा ऑप्शन। अगला 22वां प्रश्न, यांत्रिक ऊर्जा होती है कार्य करने की दर के बराबर किसी गतिमान वस्तु द्वारा अवशोषित ऊर्जा, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग, यांत्रिक कार्यों के दौरान उत्सर्जित ऊर्जा। तो हमने ये बता रखा है पिछली वीडियोज में कि जो यांत्रिक ऊर्जा इसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का योग होता है, ठीक है। तो इसका ये सी ऑप्शन होगा।
अब अगला, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो अणु शब्द किसने दिया था? जे थॉमसन, डेमोक्रिटस, रदरफोर्ड या जॉन डाल्टन? तो ये दिया था डेमोक्रिटस ने अणु शब्द। अणु जो होता है ये परमाणुओं को मिलके बनता है। परमाणु को बोलते हैं, इसको बोलते हैं एटम, इसको मॉलिक्यूल। ठीक, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड ने जो है प्रोटॉन की खोज नहीं की थी, इन्होंने नाम दिया था प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने, इसको ध्यान रखना है। लेकिन कहीं कहीं ये भी है, काफ़ी जगह आपको ये भी दिखेगा रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की, लेकिन गोल्डस्टीन ने भी की है प्रोटॉन की खोज, इन्होंने नाम दिया था। तो दोनों ही जाने जाते हैं। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, परमाणु का सिद्धांत इन्होंने दिया था, जॉन डाल्टन ने। ठीक है, 1803 में इन्होंने ये दिया था। परमाणु अविभाज्य है, यानी कि परमाणु को अविभाज्य यानी कि अविभाज्य परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, इन्होंने ये बताया था। ठीक है, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।